गुड मॉर्निंग। रेडियो एक्टिविटी के आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक क्यू वैल्यू एंड इट्स कैलकुलेशन। क्यू का मान क्या होता है ये जानेंगे और इसकी गणना करेंगे। क्यू की मान की गणना करेंगे हम इस आज के लेक्चर में ये सीखेंगे। जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज होता है, या तो ऊष्मा बाहर निकलती है या ऊष्मा अवशोषित होती है। तो हम इसे किससे लिखते हैं? जो भी एनर्जी चेंज होता है केमिकल रिएक्शन में हम इसे डेल्टा एच से लिखते हैं। अगर एनर्जी बाहर निकलती है तो हम कहते हैं कि रिएक्शन ऊष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर ऊर्जा अवशोषित होती है तो हम कहते हैं ऊष्माशोषी है, अभिक्रिया एंडोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या बताता है? केमिकल रिएक्शन में होने वाली एनर्जी के चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो एनर्जी के चेंज को केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें भी चेंज ऑफ एनर्जी होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में ये चेंज ऑफ एनर्जी जिस टर्म से रिप्रेजेंट करा जाता है उसे हम क्यू बोलते हैं। क्यू के मान की गणना करेंगे हम, क्यू का मान क्या होता है। तो यहाँ पर हमने अभी तक जितनी भी रिएक्शन पढ़ी हमने क्या कहा? एरो जो होता है इसके इधर हम रिएक्टेंट लिखते हैं और इसके इस तरह हम प्रोडक्ट न्यूक्लियस लिखते हैं। प्रोडक्ट न्यूक्लियस की साइड में एक हम क्यू लिखते हैं। अभी तक हम जो भी रिएक्शन लिख रहे थे वो इनकम्प्लीट न्यूक्लियर रिएक्शन थी। जब तक इसके साइड में हम क्यू नहीं लिखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन को इनकम्प्लीट माना जाता है। तो ये जो क्यू हमने इधर लिखा, ये क्यू क्या बताता है? ये क्यू बताता है हमें चेंज ऑफ एनर्जी इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। क्यू का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। पॉजिटिव क्यू रिप्रेजेंट एनर्जी इज रिलीज्ड और नेगेटिव क्यू रिप्रेजेंट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। अगर अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है तो क्यू का मान धनात्मक होगा। अगर अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित की जाती है तो क्यू का मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि क्यू हमेशा कहाँ लिखा जाएगा? प्रोडक्ट की साइड पर लिखा जाएगा। क्यू को हम रिएक्टेंट की साइड पर कभी भी नहीं लिखते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेकर के क्यू के मान की गणना करेंगे। एग्जाम्पल हम वही लेंगे जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। 7 नाइट्रोजन 14 बम्बार्डेड बाय अल्फा पार्टिकल कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन एंड 1 मोर प्रोटॉन। तो ये रिएक्शन लेकर जब हम क्यू के मान की गणना करते हैं तो हमारा रिएक्टेंट साइड पर कौन आ रहा है? नाइट्रोजन एंड अल्फा पार्टिकल। तो हम मास ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करते हैं। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने मास ऑफ नाइट्रोजन एंड मास ऑफ हीलियम पार्टिकल लिखा इधर और उन दोनों को सम कर दिया। तो हमारे पास दोनों को मिला करके कितना आया? 18.0057 इन व्हाट यूनिट? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, किस में लिखा जाता है? एटॉमिक मास यूनिट में लिखा जाता है। जब हम प्रोडक्ट साइड की बात करते हैं तो प्रोडक्ट की साइड पर हमारे पास 2 डॉटर न्यूक्लियस बने हैं। एक हमारे पास ऑक्सीजन 17 है और एक हमारे पास प्रोटॉन है। तो मास ऑफ प्रोडक्ट में हमने किस किस के मास का सम किया? ऑक्सीजन के मास का और प्रोटॉन के मास का सम किया। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16.9991 AMU और प्रोटॉन का मास है 1.0078 AMU। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास मास ऑफ प्रोडक्ट कितना आ जाता है? 18.0069 AMU। ठीक है, तो आपके पास मास ऑफ रिएक्टेंट भी आ गया, मास ऑफ प्रोडक्ट भी आ गया। दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। हमेशा याद रखना कि डिफरेंस जब भी निकालेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट करेंगे। देखो बच्चों, मास के नीदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड। अगर मास में इंक्रीज हो रहा है तो हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, मास में डिक्रीज हो रहा है तो वो मास एनर्जी के रूप में बाहर निकलता है। क्लियर कट? अंडरस्टूड? मास अगर इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, मास अगर डिक्रीज हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर हम हमेशा फॉर्मूले में जब भी आप डेल्टा एम कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा एम आप ये मत करना कि बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ साइन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ करेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट।
इस केस में मास ऑफ रिएक्टेंट हमने कितना कैलकुलेट किया था, 18.0057 AMU, और मास ऑफ प्रोडक्ट कितना था हमारे पास यहाँ 18.0069। तो मास बढ़ा, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड। तो मास कैसे बढ़ा, जो एनर्जी हमने बाहर से दी उस एनर्जी को मास में कन्वर्ट हुआ। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप E=mc²। हम पहले भी एक लेक्चर में इसका पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। तो कितना मास इंक्रीज हुआ, मास हमारे पास यहाँ इंक्रीज हुआ 0.0012 AMU। ठीक है, 0.0012 AMU। तो ये मास कहाँ से आएगा, ये मास एनर्जी के रूप में आएगा। जितना मास डिफेक्ट, जितना डेल्टा एम यहाँ आता है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 931.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये इतनी एनर्जी किस में आ जाएगी, ये इतनी एनर्जी हमारे पास आ जाएगी MeV में। ये सारा डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं, हमें यहाँ बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल डेल्टा एम निकालना है, उसे 931.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो एनर्जी हमारे पास आ जाएगी MeV में। अगर यहाँ माइनस में मास है तो एनर्जी माइनस में आएगी और एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अगर यहाँ मास प्लस में आएगा तो हमारे पास एनर्जी भी प्लस में आएगी और तब एनर्जी रिलीज होगी। तो इस केस में हमारे पास क्या आया, -1.118 MeV। यानी इस एक रिएक्शन में एक नाइट्रोजन के न्यूक्लियस को एक ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में बदलने के लिए बाहर से 1.118 MeV एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो इस रिएक्शन की Q का मान क्या हुआ, -1.118 MeV। यहाँ मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये जो दूसरा एग्जाम्पल है, ये क्या लिखा है मैंने, यूरेनियम पर न्यूट्रॉन का बम्बार्टमेंट हुआ, इससे एक बेरियम बना, एक क्रिप्टन बना और 3 न्यूट्रॉन बने। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर Q के मान की गणना करी है, आप इसके मान की गणना करोगे। एक हिंट मैं दे देती हूँ, यहाँ मास ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट कम होगा, डेल्टा एम पॉजिटिव में आएगा और Q भी पॉजिटिव में आएगा। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपका असाइनमेंट है कि आप इस रिएक्शन के लिए Q के मान की गणना करें। थैंक यू।